हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7 की जो हमारी एनसीईआरटी चल रही है हिस्ट्री की। उसमें हम पिछले 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा 6वां चैप्टर है जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पजन। इसको पढ़ने से पहले इसका एक बार रेफरेंस देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि प्रशासनिक केंद्र कौन कौन से होते थे। यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है सूरत, मछलीपट्टनम, हम्पी, इस प्रकार के जो नगर हैं ये क्या प्रशासनिक केंद्र थे। ठीक है, प्रशासनिक केंद्र क्या होते थे, इसमें किस प्रकार की सुविधाएं रहती थी, मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र क्या होते थे, तो इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी किस विधि से यहाँ पे बनाई जाती थी, इन मूर्तियों के बारे में भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। छोटे नगरों का जो संजाल था ये किस प्रकार यहाँ पे बना, कहाँ पे मंदिरों के अगल बगल किस प्रकार नगर का विकास हुआ, यहाँ पे बाज़ारों के विकास के बारे में बताया गया है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि बाजार का जो है वो किस प्रकार यहाँ पे लगाए जाते थे, बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी किस प्रकार अपने काम को करते थे, उनके बीच अंतर क्या था, इसको भी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि नगरों में शिल्पकला कैसे विकसित हुई और इन शिल्पकलाओं की जो फिगर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जो शहरों के बदलते हुए भाग्य हैं वे कैसे बदले, हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत ये कैसे अपने आप में नज़दीक आ गए, इस फिगर में भी हम देखेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे दिया गया है सूरत जो है वो पश्चिम का प्रवेश द्वार कैसे कहलाया, इस प्रकार यहाँ पे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व बढ़ता गया। ठीक है, जोखिम भरा जो दौर था वो मछलीपट्टनम के लिए कैसे चुनौती था, इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार वहाँ पे चुनौतीपूर्ण का जो माहौल था वो वहाँ पे था। नए नगर और व्यापारी वो किस प्रकार अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ों को बना रहे थे, बेच रहे थे। यहाँ पे आपको फिगर भी दिख रहा होगा कि किस प्रकार व्यापारी जो हैं वो नगरों में, यहाँ पे जो नगर थे जैसे कलकत्ता का नगर था उसमें किस प्रकार यहाँ पे इनकी स्थिति थी। उसके बाद से वास्को डी गामा और जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं उनकी जो कहानी है, चाहे वो अमेरिका की खोज की हो चाहे वो भारत की खोज की हो, इन दोनों की खोजों के बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर था, क्या यह प्रशासनिक केंद्र था, क्या वह वाणिज्यिक शहर था या कोई पत्तन नगर था अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था वो। कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे, जैसे वे प्रशासनिक नगर भी थे, मंदिर नगर होने के साथ साथ वे वाणिज्यिक कार्यकलापों साथ साथ शिल्प केंद्रों के रूप में भी वे जाने जाते थे। इसमें आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको जो सूरत शहर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सूरत शहर है, यहाँ पे हम्पी दिखाई दे रहा है, ये मछलीपट्टनम है। ये कुछ ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे उस एक से ज़्यादा जो केंद्र है वो मौजूद थे। ठीक है, और बाकी केंद्रों का आपको नाम पता ही है, जैसे यहाँ पे सोमनाथ है, बरार है, बीजापुर है। ठीक है, और वृंदावन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के नगर हमने मैप पे देखे हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट में अगर हम प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, उसकी यात्रा पर चलते हैं। क्लियर है, वर्ष में 12 महीने बहने वाली जो कावेरी नदी है इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजन मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थ के लिए आदेश भी जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा है जहां आज मसालों, अनाजों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उदयपुर के शालीन बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झाड़ियाँ बनाने का कपड़ा जो है वो राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहा है। इसमें हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हम यात्रा पर निकले हैं। किसकी यात्रा पर, जो हमारा ये है कहाँ गया, चोल की जो राजधानी है तंजावुर, यहाँ की यात्रा पर हम निकले हैं। अब उस यात्रा पे हमें क्या क्या दिखाई देता है, गांव पर या उससे बहने वाली कोई नदी है, जो वहाँ पे मंदिर दिखाई हमको पड़ता है, क्या उसके अगल बगल चीज़ें हैं, तो हम नगर की यात्रा पर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना हुआ है। यानी कि जो घंटा धातु है वो एक दीप जो है वो बना रहा है। ठीक है,
एक बार फिर से देख लो। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामीमलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मंदिर नगर है और तीर्थ केंद्र है, इनके बीच अंतर क्या है। ठीक है, क्या तंजावुर एक मंदिर नगर है कि क्या है। ठीक है, तो तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते हैं। वे मंदिरों को भूमि तथा धन अनुदान में देते हैं। ठीक है, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते हैं। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता है और पर्वोत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा यहाँ पे देते हैं, यानी कि जो मंदिर पे दर्शन के लिए आते हैं लोग, वो भी यहाँ पे दान दक्षिणा देते रहते हैं। यहाँ पे जिक्र किया है कि कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीकी, यानी कि जो ये मूर्ति आपको बनाई दिखाई दे रही है, ये लुप्त मोम तकनीकी के माध्यम से बनाई गई है। तो उस समय कैसे बनाई जाती थी, आइए इसमें देख लेते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है, आपको ही पता है, जो तांबे और टिन से मिलकर के बनती है। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी, यानी कि टिन का अनुपात किसी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन जो कांस्य मूर्ति है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लुप्त मोम तकनीकी के द्वारा ये बनाई गई है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा यहाँ पे बनाई जाती है। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप करके सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वह पूरी तरह से सूख जाती है तो उसे गर्म किया जाता है और उसे मिट्टी के जो आवरण से एक छोटा सा छिद्र बना दिया जाता है, जिसके रास्ते जो मोम पिघलता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो हम मिट्टी का लेप बनाए रखते हैं वो ऐसे ही पड़ा रहता है। क्लियर है। फिर इसके बाद से क्या होती है कि जब वह धातु ठंडी हो जाती है और ठोस हो जाती है तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा लिया जाता है और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। इस तरह से आप देखोगे कि ये मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई जाती थी। अब यहाँ पे बात आती है कि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाते हैं। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास होता गया। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का भी आविर्भाव हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश में भिल स्वामिन यानी भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगर अगर की बात करें तो जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ बेसिकली बात किया है जैसे कोई यहाँ पे मंदिर रहता है तो जब कोई तीर्थयात्री आता है सोचता है अगर नज़दीक ही रहने के लिए मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए तो यहाँ पे हम रह लेंगे। तो यहाँ पे जो लोकल लोग रहते थे वो यहीं पे आकर के धीरे धीरे यहाँ पे बस जाते थे। तो इस तरह यहाँ पे एक जनसंख्या के रूप में यहाँ पे रहता था। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगर मंदिर में किसी को फूल चाहिए तो यहाँ पे फूल देने वाला रहता है, किसी को दूध चाहिए तो यहाँ पे दूध देने वाला रहता है, किसी को यदि कुछ और चाहिए जो कि पूजा में इस्तेमाल होता है, ठीक है, कोई शिल्पकार हो गया, कोई वास्तुकार हो गया, तो वो अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे अपना रहते गए, बसते गए। इस तरह से यह एक घनी आबादी बन गई, जिस तरह से हम इसे मंदिर नगर भी कह सकते हैं। जब यहाँ की आबादी बन गई तो उसके धीरे धीरे फिर यहाँ पर भी लोग यहाँ पे रहने लगे। इस तरह से यहाँ पे नगरों का विकास हुआ है। हमने कुछ उदाहरण बताया जैसे कि सोमनाथ हो गया, ठीक है, कांचीपुरम, मदुरई और तिरुपति भी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो इस तरह से बसे हुए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश का है और तिरुवन्नमलाई ये तमिलनाडु का है। ऐसे नगर जो है वो ऐसे जो नगर है वो दो उदाहरण हैं जो नगर जो धीरे धीरे बसते गए, यानी कि इनका जो बसना है वो धीरे धीरे हुआ, अचानक नहीं हुआ। ठीक है, अजमेर जो कि राजस्थान में है 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगल के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में आकर के बस गए थे। उनके दर्शनार्थी और जो श्रद्धालु हैं सभी जो श्रद्धालु हैं वो पंथों मतों में वहाँ पे आकर करते थे। अजमेर के पास पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री यहाँ पे आते थे। तो हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट में हमारा कि छोटे नगरों का संजाल कैसे हुआ उस समय। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा दिखने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गाँवों से हुआ था।
उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, जिस अगर हम कहें बाद में जिसे मंडी कहा जाता था, मंडपिका होती थी, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए ले आते थे। यहाँ पे मंडी का मतलब होता है जैसे कि जो छोटे गांव होते हैं वहाँ पे एक तरह से कहते हैं कि यहाँ बाजार लगा है, जा करके सब्जी लेते आओ। जो शहर स्तर के होते हैं वहाँ पे कहते हैं कि मंडी से कुछ लेते आओ। तो मंडी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे जो वस्तुएं होती हैं उनकी बिक्री की जाती है। जो लोग बेचते हैं, व्यापारी वहाँ ये सामान लेकर के आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं और लोग यहाँ पे आके खरीदते हैं, तो उसे मंडी कहते हैं। तो उस समय भी उसे मंडिका कहा जाता था, मंडपिका। अब यहाँ पे बात आती है कि उनमें से ऐसी गलियाँ थीं जहाँ दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हम हट कहते हैं, बाद में उसे हाट कहा गया। ठीक है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर तथा शिल्पियाँ जैसे कि कुम्हारों, ठीक है, उसके बाद से कौन, तेलियों, शक्करों, शक्कर बनाने वाले जो लोग थे, ताड़ी बनाने वाले जो लोग थे, लोहार, सुनार और जो पत्थर तोड़ने वाले लोग थे, वो भी अलग अलग बाजार यहाँ पे बनाते गए और आते गए। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय करते थे, जैसा कि आज भी होता है कि वे लोग घूमते हैं और जगह जगह अपना विक्रय करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च, ये जैसे जो मसाले हैं ये भी यहाँ पे लोग बेचने के लिए यहाँ पे आते थे। अगर एक नगर की तस्वीर आप देखो कि इसमें बाजार की स्थिति कैसी थी, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नगर है सब, और यहाँ पे लोग आकर के यहाँ पे देखिए बाजार की तरह है। इधर जो बगल बगल में यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर भी दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पे लोग आकर के खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कुछ बाजार की जो स्थिति थी वो इस तरीके से थी, हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे बात आती है कि आमतौर पर कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी, शिल्पकार तथा उनके व्यापारियों की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारी द्वारा यहाँ पे कराया जाता था। ऐसे अधिकारी का उल्लेख जो है वो अभिलेख में यहाँ पे किया गया है, जो आज यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर, ये जो व्यक्ति है लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ ये कारीगर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये छीनी के माध्यम से इसको बना रहा है। यहाँ पे बात किया है कि बाजारों पर किस प्रकार यहाँ पे कर लगाए गए थे और कहाँ पे लगाए गए थे। ये राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे या किए जा सकते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के और कपड़े के साथ साथ इन सारी चीज़ों पर यहाँ पे कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारी जो थे वो इसके अलावा भी व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने पर या आसवन तेल, पशुचारे, अनाज के बोरों पर भी यहाँ पे कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ तो अन्य थे जो नगद वसूल किए जाते थे। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर लगाए जाते थे। अब ये वाला जो बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी में अंतर था ये किस प्रकार है, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, पार्ट 2 में। तो आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।